जनता खबर की टीम आज पहुंची हुई है। जनता दल उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के नेता रहे पूर्व विधायक माननीय श्री सुभाष लाल श्रीवास्तव जी की आवास पर आपसे जानते समझते हैं। अभी 31 अक्टूबर को पूरे देश ने आचार्य नरेंद्र देव जी की पुण्यतिथि मनाई और अक्टूबर माह ऐसा माह जिसमें जयप्रकाश जी की भी पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को पड़ती है और 11 अक्टूबर को उनकी जयंती पड़ती है। तो आचार्य नरेंद्र देव की विरासत को ही जयप्रकाश जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश जी का कैसा क्या व्यक्तित्व व्यक्तित्व रहा आपसे जानते समझते हैं। आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जनता खबर के दर्शकों को हमारी तरफ से अभिवादन, उन्हें प्रणाम। तो सर ये आचार्य नरेंद्र देव जी का क्या व्यक्तित्व कृतित्व माना जाए, कैसे किस रूप में देखा जाए जी। आचार्य नरेंद्र देव भारत के समाजवादी आंदोलन के जी या इसको जो हटा कि क्या चेयर आचार्य नरेंद्र देव जी भारत के समाजवादी आंदोलन के पितामह कहे जाते हैं। जी जी। और सबको इस बात की जानकारी है कि कांग्रेस के भीतर रह के आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन लोगों का प्रयास ये था कि कांग्रेस को समाजवादी कार्यक्रमों की तरफ, समाजवादी नीतियों की तरफ कांग्रेस को ले चलने का प्रयास उन लोगों का था। और इसीलिए कांग्रेस के भीतर रह के कांग्रेस पर दबाव बना के और समाजवादी समाज की संरचना के लिए कांग्रेस को हथियार बनाया जाए, इसलिए सन 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में पटना में अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन, और जिसमें आचार्य जी अध्यक्ष बने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के और महामंत्री बने जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। ये समाजवादी आंदोलन के, भारत के समाजवादी आंदोलन में त्रिदेव के रूप में प्रतिष्ठित है। जैसे हमारे वहाँ सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश जिस क्रम में है, तो आचार्य जी और जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को वही प्रतिष्ठा समाजवादी आंदोलन में है। और आचार्य नरेंद्र देव इस बात को कहते थे कि मुझको मार्क्सवाद से कोई हटा नहीं सकता है, मार्क्सवाद में नहीं छोड़ सकता। फर्क ये है कि आचार्य नरेंद्र देव मार्क्सवादी थे, कम्युनिस्ट नहीं थे, साम्यवादी नहीं थे। इसमें क्या अंतर किया जाए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट जी? वो जो कार्ल मार्क्स का जी जो उनकी चिंतन की पद्धति थी कार्ल मार्क्स की, जी जी जी, तो उस चिंतन पद्धति से सहमति आचार्य नरेंद्र देव की थी जी। लेकिन वो दुनिया में कार्ल मार्क्स के नाम पर जो कम्युनिस्ट सरकारें बनी थी हिंसा की, जी, आचार्य जी उससे सहमत नहीं थे। आचार्य नरेंद्र देव पूरी तरह से भारत में गांधीवादी साम्यवाद के पक्षधर थे। जी, वो चिंतन की पद्धति से, कार्ल मार्क्स की चिंतन की पद्धति से सहमत तो जरूर थे जी, लेकिन वो कम्युनिस्ट नहीं थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो साम्यवादी नहीं थे जी। वो मार्क्सवादी थे जी, लेकिन वो साम्यवादी नहीं थे। लेकिन मार्क्सवाद को उन्होंने संशोधित किया भारत के परिवेश में, भारत के संदर्भ में, और इसलिए वो गांधी जी को मिला के उनके विचारों को लेके, जिसमें वो इस बात के लिए जरूरी समझते थे कि यहाँ जो समाजवादी समाज की जो संरचना होगी उसमें भूमिका अहिंसा की होगी, सत्याग्रह की होगी, जो शोषण विहीन समाज के बनाने की दिशा में, मतलब हिंसा तो पूरी तरह से वर्जित होगा, उससे उनकी सहमति नहीं थी। जयप्रकाश जी, आचार्य जी। अच्छा, जयप्रकाश जी का भी चिंतन वैसा ही रहा कि वो भी मार्क्सवादी रहे और बाद में सोशलिस्ट हो गए, समाजवादी, तो दोनों का जयप्रकाश नारायण जी जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका से वापस आने के बाद उनमें जो आप उनके चिंतन में और उनके विचारों में जो परिवर्तन आप देखेंगे, जयप्रकाश जी ने स्वयं इसको एक पड़ाव माना है, एक विचार यात्रा उन्होंने कहा जी। अपने भीतर होने वाले जो विचारों में परिवर्तन हुआ उसको उन्होंने विचार यात्रा कहा जी। तो अमेरिका से वापस आने के बाद वो मार्क्सवादी थे जी।
यहाँ गांधी जी के संपर्क में आए। जी तो जयप्रकाश जी ने भी भारतवर्ष में खास तौर से उस ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ गांधी जी की अगुवाई में चलने वाला जो आंदोलन था जी आजादी का, उस आंदोलन में जो भारतवर्ष की कम्युनिस्ट पार्टियों की जो भूमिका थी, जी इससे उनके भीतर बहुत क्षोभ हुआ और उन्होंने देखा जो मार्क्सवादी विचार के जो संवाहक कम्युनिस्ट पार्टियां थी, जी वो अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, साम्राज्यवादी सत्ता के साथ खड़ी थी। तो एक तो ये उनको मोह भंग कराने के लिए एक कारण बना। दूसरा ये है कि गांधी जी का जो सफलतम, जिसमें जनता की बढ़ चढ़ के भागीदारी हो रही थी, उन्होंने जो हथियार दिया अहिंसा का, जो उन्होंने सिविल नाफरमानी का, सत्याग्रह का जो हथियार दिया, उसमें हिंदुस्तान का गिट्टी मिट्टी तोड़ने वाला किसान, मजदूर, हर आदमी उसमें सहभागी हो गया। तो जयप्रकाश नारायण ने भी यहाँ गांधी जी के सानिध्य में आने के बाद उनके परिवर्तन, विचार में परिवर्तन आए और उन्होंने देखा कि भारतवर्ष में अहिंसा के जरिए ही परिवर्तन हो सकता है और समाजवादी समाज की संरचना हो सकती है। तो ये विचार में परिवर्तन जयप्रकाश जी के हुआ यहाँ आने के। ये जयप्रकाश जी का जन समितियां हम सुनते हैं, तो हम चाहेंगे जनता खबर के दर्शकों को कि ये जन समितियां जो जयप्रकाश जी बना रहे थे उस समय, तो उनका क्या उद्देश्य था? और जयप्रकाश जी जैसे कार्ल मार्क्स का अंतिम जो लक्ष्य है, जी मतलब जिस तरीके का समाज बनाना कार्ल मार्क्स ने, जो उनकी अपनी चिंतन, उनका जो चिंतन है, हाँ, तो उसमें कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धीरे 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 इस तरह राज्य लुप्त हो जाएगा, स्टेट विल विदर अवे, और स्टेटलेस सोसाइटी है उसका अंतिम लक्ष्य। स्टेटलेस सोसाइटी, राज्य विहीन समाज की संरचना हो, ये कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य था। जयप्रकाश जी थोड़े शब्दों के बदलाव में उसको कहते हैं। जयप्रकाश जी ये कहते हैं कि असली लोकशाही हमारे देश में तब आएगी जब दलों से मुक्त हो जाएगा। दल विहीन लोकतंत्र, दल विहीन लोकतंत्र की बात कर रहे थे कि दलों के जकड़न से जनता मुक्त हो जाए और पार्टीलेस डेमोक्रेसी हमारे देश में आए। ये अंतिम इनका लक्ष्य था। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र राजनीतिक दलों में जिस हिसाब से चल रहा है, अब आज तो इतना विकराल है, धन का जो इस्तेमाल हो रहा है, पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र ईमानदारी से यदि आप देखें तो आज लोकतंत्र की जो संवाहक राजनीतिक पार्टियां हैं, स्वयं उनके भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। तो जिसके भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, जो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से चल नहीं रहे हैं, वही लोकतंत्र के संवाहक हैं। तो आज तो जयप्रकाश जी के विचार की और आवश्यकता हो गई, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, बता रहे थे कि इन दलों से मुक्ति दिला के ही हम इस देश में लोकशाही स्थापित कर सकते हैं। तो इसलिए उनके दिमाग में खाका था कि निचले स्तर से जनता की समितियां बने, और वो जन समितियां, उन जन समितियों के जरिए ही जनता के उम्मीदवार निर्वाचित, जनता के उम्मीदवार जन समितियों द्वारा ही निर्वाचित हों और उनके बीच में चुनाव हो, और जो जीत के जाएं वो जनता के उम्मीदवार होंगे, वो आएंगे। और उन्होंने ये कहा कि ये जीते हुए निर्वाचित जो प्रतिनिधि होंगे, उन पर जनता का नियंत्रण रहे, प्रतिनिधि पर लोक का नियंत्रण हो। इसके लिए वो राइट टू रिकॉल की बात करते थे कि भारतवर्ष में संविधान में परिवर्तन करके इस बात का अधिकार मतदाता को दिया जाए कि अगर उसका चुना हुआ प्रतिनिधि वादा खिलाफी करता है, वचन भंगी निकलता है, तो 5 वर्ष के जो निर्धारित अवधि है उस भीतर भी वो मतदाता उसे वापस बुला सकता है। जो महत्वपूर्ण बात थी, जयप्रकाश जी का आग्रह ये था कि चुनाव खर्च बिल्कुल कम किए जाए, धन का इस्तेमाल चुनाव में ना हो। आज आप देख लें कि क्या स्थिति है, पराकाष्ठा पर है। जो और एक तरह से धन का दुरुपयोग हो रहा है। एक तरह से यदि आप देखें तो आज इतनी विकट हालत में भारत का लोकतंत्र फंस गया है कि आज बाजार की शक्तियां लोकतंत्र को चला रही हैं, और बाजार की शक्तियों ने आज निर्वाचन को दिन ब दिन इतना महंगा कर दिया है। तो यदि ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है
कि पैसे के जरिए हमारी लोकतंत्र की संस्थाओं का अपहरण हो रहा है। जी, जी। और इसमें आप कुछ देख रहे हैं कि क्या निकट भविष्य में इनमें सब में सुधार हो और इस पे कुछ अच्छाई आई, इस दिशा में क्या आप देख रहे अभी हैं? देखिए, निकट भविष्य में तो कोई बात कही नहीं जा सकती, हाँ, क्योंकि हाँ। बिना प्रयास के ये चीजें होने वाली नहीं। जी, जी, जी। तो अभी तो दलों में दलों के चलते जो जकड़न है, लोकतंत्र हाँ। जो फंसा हुआ है, जी, जी। और जनता को ये राजनीतिक दल जातियों में, संप्रदायों में जी, और धर्म के नाम पर विभिन्न खांचों में जो जनता की शक्ति को हम बांट रहे हैं, जी, जी। तो ये बहुत दुखदाई है। हुँ, ये अशुभ है भारत के लोकतंत्र के लिए। जी। तो इसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा कि इन मुद्दों से ऊपर उठ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, आमूल परिवर्तन, समतामूलक समाज बने, शोषण विहीन समाज बने, जी, हर हाथ को काम मिले, काम ऐसा जो सम्मानजनक हो, जी, जिसमें इंसान की गरिमा हो, आदमी की गरिमा हो। जी, 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 आज जिस पैमाने पर गरीबी है, महंगाई है, जी, गरीबी का पाताल गहरा होता चला जा रहा है। अमीरी का आलम यह है कि समूचे देश के आर्थिक संसाधनों पर मुट्ठी भर अमीर लोगों का आधिपत्य होता चला जा रहा है। जी, तो जहां इतनी बड़ी गैर बराबरी गरीब और अमीर के बीच में जितनी लंबी खाई बढ़ी है, जी, तो ये खाई तो अत्यंत दुखद है। कहां से इस खाई को पाटा जाए, इसी को जयप्रकाश जी कहते थे जी, कि इसमें 1 और 10 का अंतर अनुपात होना जी, चाहिए। जी, मतलब अगर देश में 1 रुपया अगर कोई नीचे का कर्मचारी, उसका वेतन 1 रुपया है, जी, तो इस देश के राष्ट्रपति और सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आदमी का वेतन 10 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 और 10 का अनुपात होना चाहिए आर्थिक क्षेत्र में। और संपूर्ण क्रांति में तो उनका 7 तरह की क्रांतियों की उनकी कल्पना है। समाज को सुंदर बनाने की, शोषण विहीन, कोई किसी का शोषण न कर पाए, बराबरी के आधार पर समाज बने। और दूसरी बात यह है कि जयप्रकाश जी, लोहिया जी की जो सोच है, आचार्य नरेंद्र देव की सोच है, वो ये है कि समता और स्वतंत्रता के साथ जो आप जो समतावादी समाज की संरचना करेंगे, उसमें समृद्धि होगी, जी, संपन्नता होगी। जी, जी, कुछ लोग समाजवाद से अर्थ निकालते हैं जी। कि विपन्नता की हाँ, हालत विपन्नता की हालत में ही समाजवाद की बात होगी, ऐसा नहीं है। जी, जी, जी। ये संपन्नता में समाजवाद, संपन्नता में सबकी हिस्सेदारी रहे, हाँ, भागीदारी रहे। एक विषय सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये आर्थिक संसाधनों के साथ में एक अभी हाल में लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीजीआई में एक सांसद जो बांदा के सांसद रहे और सत्ता पक्ष भाजपा के सांसद रहे, उनके बेटे का तबीयत नहीं सही तो वो लेकर के पहुंचे, तो इमरजेंसी की हालत ये हो गई कि वो सांसद महोदय, पूर्व सांसद, वो रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, डॉक्टरों से उन्हें विनय करते रहे और डॉक्टरों ने उस पेशेंट को, उनके बेटे को देखा ही नहीं। वो सब अपना मोबाइल पे कोई व्यस्त रहा, कोई वो अपना सब देखते रहे, लेकिन पेशेंट जो है अंतोगत्वा जो है स्ट्रेचर पर पड़े पड़े वो जो है एक्सपायर कर गया पेशेंट। तो इसको किस रूप में लिया जाए कि अब ये अराजकता की स्थिति है, स्वास्थ्य अराजकता की ये स्थिति? ये तो संवेदनहीन जो आप इस सरकार ने जो तंत्र खड़ा कर रखा है, जी, उसका सबसे बड़ा जी, उदाहरण है जी, जी, कि संवेदना बची नहीं है सरकारी संवेदना तंत्र में। बची नहीं है। दूसरा ये है डॉक्टर कि ये लोगों इतनी पर बड़ी हृदय विदारक जी, घटना है हाँ, इतने कि बड़े इंस्टीट्यूट में। जी, वो लोकसभा के पूर्व सदस्य हैं। जी, हम ये कह रहे हैं कि वो सामान्य आदमी के साथ आप कल्पना आप करिए कि इस तरह की कितनी घटनाएं हो रही हैं। कितनी घटनाएं होते हैं। जी, तो राज्य की जो जवाबदेही जी, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए है, जी, आज राज्य मतलब सरकारें, सरकारें, जो जी, चुनी हुई सरकारें, चुनी हुई सरकारें, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, जी, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन, आज इन दोनों से राज्य या सरकारें जी, अपना हाथ खींच रही हैं और इन जी, दोनों को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। और यही वजह है कि सरकारी संस्थाएं निरंकुश हो गई हैं, जी, उनमें ये सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है। जी, तो आम आदमी का जीवन बचे और आम आदमी ठीक हो, इसके लिए जरूरी है कि पढ़ाई और दवाई, 2 चीजें निःशुल्क होनी चाहिए और गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। गुणवत्ता है। जी, आज सरकार निरंतर सरकारी जो स्वास्थ्य के केंद्र हैं, सरकारी जी, जो चिकित्सा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जी, वो उपेक्षित सरकार की दृष्टि में उपेक्षित हो गया है। और वो उत्साहित कर रही है
निजी क्षेत्र को कि वो सेहत के क्षेत्र में आए, वो अस्पताल खोलें और वो अच्छे विद्यालय चलाएं। तो अब आप बताएं, गुणवत्ता युक्त शिक्षा अगर सरकारी विद्यालयों में नहीं मिलेगी, अच्छा इलाज अगर सरकारी अस्पतालों में लोगों को नहीं मिलेगा, तो इस देश में 85-90% गरीब आदमी अपना जीवन कैसे बचा पाएगा। बिल्कुल। और ये संविधान के प्रति ये जो उपेक्षा का भाव है, संविधान में जो ये जवाबदेही दे रखा है कि ये 2 चीजें राज्य हर हालत में करेगा, शिक्षा और चिकित्सा, और इन दोनों से स्टेट डिसोन कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। तो बहुत अच्छा रहा, आपने जो है जनता खबर को समय दिया। अब ये स्थिति है कि शिक्षा और चिकित्सा के संबंध में जैसा कि माननीय श्री सुभाष श्रीवास्तव जी ने जो है बताया, तो हम अपने जनता खबर के दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि जो आचार्य नरेंद्र देव जी के विचारों को जाने, समझे, पढ़े, और जयप्रकाश जी कैसा लोकतंत्र चाहते थे, कैसी जनसमितियां चाहते थे, कैसा राइट टू रिकॉल चाहते थे। एक मिनट हम जी अपनी संदेश हम चाहेंगे, ये कहना चाह रहे थे कि इस देश के विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में आज भी जो पढ़ने वाले, जो अध्ययनरत इस देश के नौजवान हैं, उन नौजवानों से, श्रमिकों से और जागरूक लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो ये आने वाले दिनों में और वर्तमान में जो विकट चुनौतियां खड़ी की गई हैं, उन चुनौतियों के प्रति वो जागरूक हों और वो महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, क्योंकि इन महापुरुषों के चिंतन से अगर वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि आज मुझे ये कहना है कि नौजवान आज इन लोगों को अपना आइकॉन माने, इन्हें पढ़े और समझे कि इस देश का भला कैसे होगा, तो इस देश का कल्याण और इस देश का भला गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव के सपनों को साकार करके ही किया जा सकता है। इस देश में हम जो पश्चिम का अंधानुकरण कर रहे हैं, जो अत्यंत भोगवाद की जो पश्चिम की संस्कृति है, भौतिकवादी जो संस्कृति है, जो भौतिकवादी संस्कृति है, जो नौजवान के दिमाग में केवल एक बात भर रही है कि लंबे पैकेज पर, अगर तुमको ज्यादा से ज्यादा पैकेज लेना है तो ये काम करना है, उसमें कोई कार्य का समय निर्धारित नहीं है। आज जितने लड़के इन संस्थाओं से निकल रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं, कारपोरेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनका कोई निजी जीवन नहीं है, उनका पारिवारिक जीवन नहीं है, उनको अपने माता पिता के देखने के लिए वक्त नहीं है, उनके अपने बाल बच्चों के लिए देखने के लिए वक्त नहीं है। तो जो जिस ढंग का जीवन जीना चाहिए, आज का नौजवान सबसे ज्यादा अवसाद में है, तनाव में है। आज उनसे हमारी अपील है कि गांधी के विचार से ही इस देश को बनाया जा सकता है, और केवल पश्चिम के टेक्नोलॉजी को आंख मूंद के हम अपने वहां स्वीकार करेंगे तो उसी से इस तरह की विकृतियां पैदा हो रही हैं। तो आज वर्तमान में जो हमने विकास का मॉडल खड़ा किया है, ये विकास का मॉडल हमको विनाश की ओर ले जा रहा है। बहुत अच्छा रहा, आपने जो है बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब देखते रहिए जनता खबर को, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।